नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसके बाद जो नतीजे आए थे उन्होंने पूरे का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया था। कुछ लोग सरकार बनाने की कवायद में थे, लेकिन इतना आंकड़ा नहीं मिल पाया कि वो सरकार बना पाते। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के साथ सरकार बनी और कुछ निर्दलीय भी साथ जुड़ गए, जिनको अब मंत्री पद भी मिल चुका है। लेकिन अब सरकार का गठन तो हो गया। अब सरकार को आगे चलाने के लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जरूरत है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अब्दुल रहीम राथर जो हैं वो स्पीकर पद के लिए चयनित कर लिए गए हैं, वो स्पीकर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। और डिप्टी स्पीकर के लिए भारतीय जनता पार्टी को बोल दिया गया है। मेरे साथ दीपक खजूरिया हैं, द न्यूज रूम 24 आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर। दीपक, अब्दुल रहीम राथर एक बड़ा नाम, स्पीकर के लिए ऑलमोस्ट तय है कि बन सकते हैं। बिल्कुल, अब्दुल रहीम राथर का नाम इसलिए भी आया है क्योंकि एक तो 7 टाइम के विधायक हैं, 7th टाइम जीते हैं और उन्हें असेंबली की प्रोसीडिंग्स का अच्छे से पता है और 3-4 बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो असेंबली में सबको जानते भी हैं, अच्छे से समझते भी हैं और 80 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है, तो वयोवृद्ध जो है एक नेता कह सकते हो। और सीनियर आदमी को स्पीकर बनाने के 2 फायदे रहते हैं। एक तो कंट्रोल इजीली हो जाता है सबको, क्योंकि सब जानते हैं, सब आपकी वैसे भी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज है, उनको 7 बार विधायक हैं, 36 साल पहले रहे हैं विधायक और अब 37वां साल उनका होगा। उम्र उनकी 80 है, तो आधी उम्र उन्होंने असेंबली में बिताई है, तो अच्छे से पता है असेंबली को चलाना कैसे है, तो चला भी सकते हैं। और दूसरा, एक जैसे एक रेस्पेक्ट और इज्जत दी जाती है। अब कैबिनेट भी छोटी है, मंत्री भी नहीं बनाया उनको अभी तक, तो उनको वो पद एनसी ने अपनी तरफ से दिया है। और मुझे लगता है कि सभी पार्टियां या सभी जो विधायक जीत के आए हैं, उम्र में भी छोटे हैं उनसे, ओहदे में भी, तो एक अच्छे से वो असेंबली चला लेंगे। और स्वभाव भी उनका बड़ा नरम है, वो कभी भी जब फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा गुस्से में किसी से पेश नहीं आते। बिल्कुल। और दूसरी ओर अब बड़ी चीज ये है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात पे लड़ने का मौका ही नहीं दिया कि हमें डिप्टी स्पीकर दीजिए। उन्होंने पहले ही बोल दिया डिप्टी स्पीकर आप बनाइए। अब डिप्टी स्पीकर आप बनाइए। अब बीजेपी की एक बैठक कल हो गई 3 से 4 बजे तक, जिसमें कुछ बड़े नेता बीजेपी के मौजूद थे। रविंद्र रैना ने बैठक की अध्यक्षता की, अशोक कोल थे, सुनील सेठी थे, विबोध गुप्ता थे, दविंदर सिंह राणा थे, श्यामलाल शर्मा थे उस बैठक में। अभी फैसला फाइनल मोहर नहीं लगा पा रहे हैं कि किसको आगे किया जाए। 2 नाम इसमें चल रहे हैं, एक चंद्र प्रकाश गंगा, फॉर्मर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, और दूसरे सुरजीत सिंह सलाथिया। अब सुरजीत सिंह सलाथिया का नाम भी इसलिए भी हो सकता है आगे, वो भी एक सीनियर लीडर हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 4थी बार अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, वहां भी मंत्री रहे थे 2 बार एटलीस्ट। अच्छे से वो भी सभी विधायकों को भी जानते हैं, प्रोसीडिंग्स का भी पता है, स्वभाव से भी सबसे नरम है। और शायद हो सकता है कि एनसी को भी डील करना है, वहां पे बीजेपी को भी करना है। और डिप्टी स्पीकर का अहम रोल तब होता है जिस दिन स्पीकर कभी एब्सेंट हो, स्पीकर नहीं अवेलेबल हो, तो उस समय प्रोसीडिंग्स को देखना। तो जाहिर सी बात है कि शायद बीजेपी भी कोई सीनियर लीडर ही अपना देगी। लेकिन कांग्रेस तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का हक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए तो पहले ही ना के बराबर है कि वो नहीं होंगे। लेकिन अब जो सदन लगेगा, जिसमें 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे, साथ में सत्ताधारी पूरी पार्टियां होंगी, जो उनके निर्दलीय समर्थक है वो भी होंगे। मुझे लग रहा है पीडीपी के 2-3 लोग हैं, वो भी उसी पक्ष में ही बैठेंगे कि विरोध वो भी बहुत कम ही करेंगे, विरोध जाकर यही वाले लोग करेंगे। और उस समय कंट्रोल कर पाना और एक क्षमता होना अपने भीतर, शांत स्वभाव होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए शायद सीनियर और थोड़ा एज को देखते हुए ही ऐसे लोगों को चुना जाता है, जैसे ताराचंद रहे हैं, पंडित मंगतराम शर्मा रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह रहे हैं, कविंदर गुप्ता रहे हैं। ये लोग जो है, ये भी लोग इन्हीं चीजों में, डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम थे, कविंदर गुप्ता स्पीकर रहे, डॉक्टर निर्मल सिंह स्पीकर बने थे, उसके बाद सरकार ही चली गई, तो उन्होंने असेंबली कोई भी देखी नहीं बने थे। लेकिन वहां पर वो रह चुके हैं, ताराचंद जो है वो स्पीकर रहे पंडित मंगतराम शर्मा भी रहे हैं, मुबारक गुल रहे हैं। एक ही स्पीकर हमने देखे जो बहुत गुस्से में जल्दी आते थे, वो मोहम्मद अकबर लोन थे। अकबर लोन बहुत बार गुस्से में आ जाएगा, तो शायद यही वजह है कि ऐसे नेता को चुना जाता है शांत स्वभाव का हो। तो डिप्टी स्पीकर भी जाहिर सी बात है, अगर चंद्र प्रकाश गंगा या सुरजीत सिंह सलाथिया, उन दोनों का नाम में से किसी को चुनते हैं, वो दोनों भी शांत स्वभाव के हैं। देखिए पवन जी,
डील तो सीधे ही सीधे ऑपोजिशन को करना है और ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रांग बीजेपी है, क्योंकि कारण ये है 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो तो सरकार की तरफ हैं। जो 5 इंडिपेंडेंट जम्मू से जीत के आए थे वो पांचों ने सपोर्ट कर दिया सरकार को। हाँ। उसमें से 4 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही रेबेल थे जो वापस सरकार में ही चले जाएंगे, मतलब उनके साथ ही होंगे। सतीश शर्मा को उन्होंने मंत्री बना दिया। तो जम्मू से विरोध की आवाज सिर्फ बीजेपी उठाएगी और मुझे लगता है कि कश्मीर वालों के भी जो मुद्दे हैं वो बीजेपी ही उठाएगी। कारण ये है कि वहां तो पूरी एनसी है, 3 केवल पीडीपी है। हाँ, पीडीपी वाले कुछ मुद्दे उठा सकते हैं, उसके कारण ये है कि पीडीपी इस मौके का फायदा उठाएगी कि पूरा कश्मीर उनके लिए खाली पड़ा है। अब कश्मीर में जो एनसी के विधायक हैं वो तो ज्यादा शोर करेंगे नहीं, तो पीडीपी कश्मीर के मुद्दों को ले सकती है। अगर ये बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा मौका है कश्मीर में अपना वर्चस्व कायम करने का कि वो कश्मीर के मुद्दे भी उठा सकती है इस बार। उसके पास जो कश्मीर के उनके लीडर्स हैं वहां से जो उनका इनपुट आएगा। जैसे मैंने एक चीज देखी है कि कल जो शोपियां में किलिंग हुई, उस शोपियां की किलिंग को जो बीजेपी के अल्ताफ हैं स्पोक्स पर्सन श्रीनगर के, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। तो आज सुबह एलजी साहब का और सीएम साहब दोनों के ट्वीट आए और आज 24 घंटे बाद है, 24 घंटे तक उनका कोई बयान ही नहीं उस पर आया था। तो ऐसी चीजों में बीजेपी अब अगर चाहेगी तो बीजेपी कश्मीर के अच्छे खासे मुद्दे उठा सकती है सरकार के विपक्ष में। और ऐसे में बहुत बड़ा रोल होगा कि स्पीकर का, कि असेंबली के अंदर जब असेंबली होगी अभी जनवरी में पहला सेशन जो होगा शीतकालीन सत्र, उसमें बहुत अहम देखना होगा कि स्पीकर को रोल कैसे है। और मुझे लगता है अब्दुल रहीम राथर को बहुत चुन के स्पीकर एनसी ने बनाया है। बीजेपी अभी मोहर नहीं फाइनल लगा पाई है, पर बीजेपी मुझे लगता है 1-2 दिन में बीजेपी के 2 नाम जाने, एक तो डिप्टी स्पीकर होगा, एक सीएलपी। हाँ, सीएलपी लीडर, सीएलपी वो भी बड़ा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सदन के भीतर आपका जो वहां पर जो नेता होना चाहिए वो भी पावरफुल होना चाहिए। उसके लिए तो देवेंद्र सिंह राणा का नाम जो है ऑलमोस्ट वो फाइनल चल रहा है, उनके साथ क्षितिज शर्मा बिलावर के, उनका नाम भी लिस्ट में है। और पवन जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन मिलेगी। आज तक जेएंडके असेंबली में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पहले जब सत्ता में रहे, क्योंकि 11 नहीं, उससे पहले इनके 11 थे, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन महबूबा मुफ्ती थी। हाँ। उनके ज्यादा थे। देखिए, उमर सरकार में महबूबा मुफ्ती लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी और महबूबा सरकार में उमर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू से होगा। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर जम्मू से होगा तो ये भी बड़ा स्ट्रांग है। आप किस तरह जम्मू की आवाज उठा के जो है असेंबली में लेके जाते हैं। और जम्मू की नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कश्मीर की भी आवाज उठानी होती है, वो स्टेट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये समझने वाली बात है। तो बड़ा स्ट्रांग चेहरा चाहिए जो उमर सरकार को काउंटर कर पाए अंदर। तो इसलिए देवेंद्र राणा कहूंगी काफी माहिर है, एनसी के साथ काफी क्लोज रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी अच्छी पकड़ है, तो मुझे लग रहा है उसका नाम चलो शायद फाइनल हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल और भी था इसमें कि सपोज करिए डिप्टी स्पीकर जो है भारतीय जनता पार्टी का होता है जी, और किसी दिन जो स्पीकर हैं जो एनसी के होंगे जी, वो बीमार हो जाते हैं, जहां किसी वजह से वो कहीं ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं कि वो सदन नहीं पहुंच पाते, तो सदन में डिप्टी स्पीकर ने बैठना है और उस दिन किसी इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर चर्चा है, तो नजीर गुरेजी वाला सिस्टम होगा। देखिए, नज़ीर गुरेजी जब पीडीपी बीजेपी सरकार थी, नज़ीर गुरेजी को एनसी की तरफ से तब कहा गया था कि आप डिप्टी स्पीकर दीजिए। हालांकि अगर नहीं भी कहते एनसी की तरफ से तो बीजेपी का भी हो सकता था, मगर तब इन्होंने, सरकार ने बड़प्पन दिखाया, इन्होंने तीसरी बड़ी पार्टी को कहा। तब तो 15 विधायक थे खाली एनसी के, मगर उसमें गया और नज़ीर गुरेजी ने बहुत बार ऐसी चीजों पर अपने फैसले सुना दिए। एक बार उन्होंने कश्मीर में फैसला सुना दिया था कि जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों में देखें, जब एक एवलांच का पोजीशन आई थी कि वो जाके वहां विजिट करें, जाके मौके पे विजिट करें, तो मिनिस्टर्स को जाना पड़ा था क्योंकि चेयर से जो एक बार ऑर्डर आ गया वो आपको सरकार को मानना है। तो ऐसे मौकों पर बड़ा अहम हो जाता है कि डिप्टी स्पीकर किस मौके पे क्या फैसला सुना दे। तो बीजेपी के हाथ में पावर होगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा। अब बीजेपी को फैसला लेना है कि कौन से अपने लीडर्स को वहां भेजना है। तो बिल्कुल सरकार का गठन हो चुका है, सरकार काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है जम्मू में, वहां पर उन्होंने संबोधन भी किया है और बहुत अच्छा। उसके ऊपर हम अलग से दीपक और मैं शाम को एक इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि आखिर उमर ने क्या क्या, जहां पर आकर उनकी मंशा क्या थी, किस तरीके से उन्होंने जहां जम्मू के मुद्दों के ऊपर भी बात की, वो बात बाद में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। तो अब्दुल रहीम राथर का नाम लगभग तय है और बीजेपी की ओर से डिप्टी स्पीकर के लिए चंद्र प्रकाश गंगा भी हो सकते हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया भी हो सकते हैं, या फिर कोई और नाम हो सकता है। अभी इन्होंने फाइनल जो है वो नाम किया नहीं है, और कर भी दिया हो तो अभी तक पता
नहीं चल पाया है पार्टी सूत्रों से, क्योंकि सीएलपी लीडर और ये दोनों अभी तय करने हैं। और क्योंकि सोमवार को तो जो जितने विधायक हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद जब भी सदन लगता है तो ये दो अहम पद जो होंगे सीएलपी का और साथ में डिप्टी स्पीकर का, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय करने हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो है विपक्ष वो मजबूत है और सत्ता पक्ष के लिए वहां पर मुसीबतें भी खड़ी करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।